अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप वक्त न्यूज के साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम न्यूज लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फखर और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आपको हर सुबह खबरों से बाखबर रखने के लिए हम मौजूद है प्रोग्राम न्यूज लाउंज में और प्रोग्राम में बात करेंगे आज के नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर और उन पर तबसरे शामिल करेंगे और आपको खबर देंगे जिंदगी के हर पहलू और हर बदलते लम्हे, मुल्की और बैन अल-अक़वामी हालात से भी तबसरे, तर्ज़िये और आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियात हम और आप होंगे न्यूज लाउंज में। और आज के न्यूज लाउंज में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाना शायद मैं तो तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ उनके सामने, एक ऐसी शख्सियत के अगर हम मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म और सहाफ़त की बात करें और इन दोनों मौज़ूआत में अगर हम दरस व तदरीस की बात करें तो जो चंद अफराद सफ़ा अव्वल के या सर फहरिस्त के असातिज़ा में शुमार होते हैं उनमें एक नाम है डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा अबलाग के डीन रह चुके हैं। इसके अलावा वो आज कल एक निजी यूनिवर्सिटी में इसी हवाले से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम आज के नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर तब से शामिल करें। बिल्कुल, और आज के नवाए वक्त की खबरें जो हैं उनकी जाने बढ़ते हैं नवाए वक्त टूटे की जाने। जी, पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तौहीन अदालत पर कोई नहीं बच सकेगा, ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स आए हैं। एक वज़ीर आज़म को सजा दी, दूसरे को माफ कैसे कर सकते हैं? कोई पार्लियामेंटेरियन तौहीन अदालत करे तो स्पीकर या चेयरमैन इसके खिलाफ रेफरेंस भिजवाने के पाबंद हैं। आइन में इस्तिस्ना का नहीं लिखा, लेकिन पार्लियामेंट को इजहार राय की मशरूत इजाजत है। पार्लियामेंट कानून साजी करे, हम तशरीह करेंगे। आइन में कोई दर्जाबंदी नहीं। कोई अदलिया को गाली दे और कहे कि नीयत ठीक थी तो क्या उसे माफ कर दें? अदलिया के इदारे की अजमत ना रही तो लैंड और ड्रग माफिया उसे तबाह कर देगा। जी, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स आए हैं जी कि एक वज़ीर आज़म जो हैं उनको सजा दी तो अब दूसरे को कैसे माफ किया जा सकता है? जबकि आपको क्या लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आने वाला है उसमें कुछ क्या उम्मीद तब की जा सकती है? कुछ लचक का मुजाहरा किया जाएगा, क्या हो सकता है? मदिया, काश के मैं इल्म नजूम से वाकिफ़ होता तो आई को रीड द माइंड ऑफ द जजेस। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने मीडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौज़ूआत पर बहस को हमने ओवर स्टेप किया है जी। एक जहाँ पार्लियामेंट ने अपने दायराकार से हुदूद से तजावुज़ करने की कोशिश की है, जहाँ हम ये महसूस करते हैं कि शायद अदलिया ने भी किया है और मेरे ख्याल में मीडिया ने भी अदालती उमूर के ऊपर थोड़ा सा लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी इम्प्रेशनिस्टिक व्यू को अपनी हद तक महदूद रखना चाहिए। मैं इंडिया का देखा था कि इंडिया के अंदर भी उनके जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बयान में ये कहा कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो नया कानून बना सकती है, लेकिन कोई कानून अगर आइन की रूह से मुतसादिम हो तो उनकी अदलिया को ये इख्तियार है कि उसे स्ट्राइक आउट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज़ पर ओवर एम्फेसाइज कर रही है कि येस पार्लियामेंट हैज़ अ राइट कि वो एक नया कानून बना सकती है, लेकिन उसकी तशरीह और इंटरप्रिटेशन जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। और अगर ये कोई कानूनी तब्दीली ऐसी आई जिसमें आइन की रूह के मुतसादिम हो, जिसका फैसला अदालत ने करना है, तो उसको हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं बार बार कि चूँकि इस मुल्क के अंदर ये रवायत नहीं है कि बड़ा या छोटा जुर्म कोई भी करे सज़ा सबको यकसा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर एक जुर्म मैंने किया है, एक अमीर अब्बास ने किया है, एक मदिया ने किया है, तो सज़ा तीनों को बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर साहब मसला ये है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक महाजरा की सी जंग है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हुकूमत जो है उसका कहना नहीं मानती और जबकि हुकूमत को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाथ धो के इस वक्त हुकूमत के पीछे पड़ी है। आपको क्या लगता है कि आपका ये सवाल बहुत आम है। मैंने बताया कि इसी पर हमने डिबेट बहुत ज़्यादा की है, जिसकी वजह से ये तासुर बन गया जैसे सुप्रीम कोर्ट और पीपल्स पार्टी दो पार्टियां हैं। हालांकि यही एक चीज़ वो है जिसको मैं समझता हूँ कि हमें डिबेट करते वक्त ये एहतियात करनी चाहिए कि हम ये साबित करने की कोशिश न करें या ये तासुर न दें कि सुप्रीम कोर्ट और पार्टी पीपल्स पार्टी दो पार्टियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, उसका पीपल्स पार्टी से कोई ज़ाती अना नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर करें कि जब से इस हुकूमत के वकील ने जब भी इस्तदा की है कोर्ट से, उनको बाकायदा टाइम दिया गया, सो मच सो कि मुझे याद है कि एतजाज़ हसन साहब ने ये कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको नज़ला है या खांसी है, उनको 25 दिन दिए गए। कभी उनके पेट में कभी उनको इस मामले में अलाउंस देने से कोर्ट ने एतराज़ नहीं किया। लेकिन बहरहाल हम भी महसूस करते हैं कि जो तासुर है वो अदलिया के और बाहर के लोग भी कहीं कहीं महसूस करते हैं।
वो इल्मी एक बहस है। इल्मी दायरा कार के अंदर आप अदालत के फैसले पर तबसरा कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हर रेडी वाला अगर तबसरा करेगा, लेकिन डॉक्टर साहब और अगर दुकानदार भी तबसरा करेगा, राय देने का हक तो हर एक को हासिल है। जी वो है, वो अपनी राय दे सकते, लेकिन आपने कहा कि तासुब पैदा हो गया। इस तासुब को आपको क्या लगता है किस तरह से खत्म किया जाए? मैंने तासुर कहा है, वो तासुर ये है कि देखें अब ये हुआ कि उसके नतीजे में ये इतना ट्रिकल डाउन हुआ है कि एक दुकानदार भी समझता है कि अदालत एक पार्टी है, एक आम आदमी जो इल्म से वाकिफ नहीं है, बहरहाल इल्म है, और जो आपका दायरा कार है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझती हैं। मैं अगर जर्नलिज्म एजुकेशन का बंदा हूँ, मेरा अपना एक मैदान है, तो मेरे ख्याल में हमने एक दूसरे के मैदान में जाकर अगर मुझे कोई पूछे कि एंकरिंग क्या होती है, तो मैं कहूँगा अमीर अब्बास यू नो बेटर देन मी, तो मैं रेफ़र करूँगा इनकी तरफ। अगरचे मैंने भी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मेरे नज़दीक अथॉरिटी वो होगा जो इस काम का बादशाह है। आपका कहने का मकसद है कि तबसरा तज्जिया करने का राइट भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास होना चाहिए। एक अदालत का कुछ अपनी तकनीकी टर्म्स है, उन टर्मिनोलॉजीज को एक कानून दान या माहिर कानूनी समझ सकता है। जिस तरह आपने कहा कि एक गली में बैठने वाला एक आम शख्स भी समझता है कि मेरा पेटेंट राइट है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के मामलात के ऊपर कमेंट करूं। जो रिमार्क्स दी हैं, ऑब्जर्वेशन दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा गया है कि आप कहते हैं कि एक जज को गाली दो, थप्पड़ मारो और फिर केस दूसरा जज सुने। जो बात तौहीन अदालत एक्ट में लाई गई है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देगा जो जज, वो उसकी हेयरिंग नहीं करेगा बल्कि कोई और जज करेगा, तो ये जो बात थी कि इसको आप कैसे देखें? मेरा ये ख्याल है कि अमीर अब्बास, आई विल नॉट लाइक टू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज़। मैं समझता हूँ कि ये रिमार्क्स अदालतों के आते रहते हैं जब प्रोसीडिंग होती है। मेरा ये ख्याल है कि इसका फैसला आ जाए तब बेहतर है, हम निटी-ग्रिटीज़ में हम ना ही जाएं तो बेहतर। अगर फैसला आ जाएगा तो उसके बाद पार्लियामेंट कोई और बिल ऐसा लेकर आ जाएगी जिसमें फिर अदालत के साथ मुहाज़रा शुरू हो जाएगी। तो वो जो बात पहले मदिया ने आपसे पूछी कि जो एक तासुर, जिसको आपने भी तासुर कहा, कि ये मौजूद है कि पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक कॉन्टिन्यूस कन्फ्रंटेशन में मौजूद है। कोई ना कोई ऐसा बिल, कोई ना कोई ऐसा इकदाम, रिएक्शन, एक्शन, काउंटर एक्शन वो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि वो महाजराई में। देखें, जो पिछली जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर जब अदालत ने ये तासुर दिया कि आप कोई दरमियाना हल भी तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसको लोगों ने ये कहा कि जैसे दो पार्टियों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई मुकमुका हुआ है। हालांकि दो पार्टियों के दरमियान नहीं है, ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एक एटीट्यूड है जिसको डिमॉन्स्ट्रेट किया अदालत ने। अब यहाँ पर हुकूमत ने भी बज़ाहिर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की कोशिश की है, जो नज़र आता रहा है। मैं ये समझता हूँ, मैं तवक्को करता हूँ कि हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस के गवर्नमेंट की है कि इस वक्त वो इस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हुए कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें और इसको कोई हल निकालने की कोशिश करें और शहीद होने की कोशिश ना करें। और अगर कोई ऐसा अमल उनका सामने आया जिससे लोगों को ये पता लगा कि ये मसले के हल निकालने के बजाय शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल में ये लोगों की तवज्जो शिफ्ट करने वाली बात होगी। और इलेक्शन की तैयारी के लिए ज़ाहिर है हर पार्टी अपना कोई ना कोई सेलिंग पॉइंट रखती है। तो आपको कहा था कि शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि शहादत है मतलूब व मकसूद जाला। तो वो कहते हैं कि आपने मुझसे गिलानी ले लिया तो मैंने आपको जाला वज़ीर आज़म दे दिया, जो आपने बात की। एक और खबर शामिल कर लेते हैं। भारत में पाकिस्तानियों को बराह रास्त सरमायाकारी की इजाजत, ये साजिश है जिस पर रद्द-ए-अमल दिया है ताजुल बरादरी ने। पाकिस्तानी दफाई, एटमी, खलाई स्कीमों के सिवा तमाम शोबों में सरमायाकारी कर सकेंगे। इकदाम एतमाद साजी के फरोग के लिए किया गया। भारतीय वजारत तजारत, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस पर खैर मकदम का इज़हार किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर कहा जा रहा था कि जब CBMs में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाती है तो कम से कम ट्रेड के ऊपर ही फोकस किया जाए। अगर हमारे जो दरीना डिस्प्यूट वो हल नहीं हो रहे हैं, उसी में एक डेवलपमेंट जो हुई है, आपको लगता है कि इससे मसाइल बेहतर हल होंगे? अमीर, मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं समझता हूँ कि भारत के साथ और हमसाय ममालिक के साथ, तमाम हमसाय ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन मेरा एक और भी इस पर नुक्ता नज़र है कि देखें, हम लोगों को बार बार घसीट कर साउथ एशिया का और सार का हिस्सा बनाया जाता है। हम हालांकि सेंट्रल एशिया का हिस्सा थे, हमारा ताल्लुक ईरान से था, हमारा ताल्लुक अफगानिस्तान का था। हम लोगों ने इस तरफ देखने की कोशिश नहीं की। मैं यही बात ईरान के हवाले से भी कहता हूँ कि उनके लोग भी हमसे मिलते रहते हैं कि उनके मामला तो यहाँ पर उनके तजारती मेले लगते हैं। हमने उनके लिए इतना इनकरेजिंग और सपोर्टिंग एनवायरनमेंट्स नहीं दिए पाकिस्तान की सरजमीन पर। यह एक अलग मौजूद जिस पर मैं बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन हमारा सारा जोर जो इस बात पर है कि हिंदुस्तान के साथ अगर हमें वीज़ा मिल जाए, हिंदुस्तान के साथ हमें ट्रेड के मौके मिल जाएं, तो हम समझते हैं जैसे हमें हज का वीज़ा मिल गया। बात यह है कि हमारे उनके डिस्प्यूट हैं, हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वो नॉट वार मंगर्स,
जो बंदा ये बात करता है कि बावकार तरीके से हिंदुस्तान के साथ मामला तय किया जाए, उनको वारमंगर कंसिडर किया जाता है। कश्मीर का इशू जो है, हम समझते हैं कि एक वक्त वो था जब हम ये कहते थे कश्मीर फर्स्ट और बाकी मामला बाद में। अब हम इस पे आ गए हैं कि सारे मामला पहले एंड एट द एंड कश्मीर पर भी बातचीत हो सकती है। और थीरी हमारी ये है कि जब हम आना जाना शुरू होगा, मेल जोल शुरू होगा, तो खुद ब खुद ही सारी बातें निकल आएंगी। मुझे डर है आना जाना शुरू होगा और मेल जोल शुरू होगा, हम खो जाएंगे, एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी, हम खो जाएंगे, फिर हमें उसका एक नशा आना शुरू हो जाएगा। और मैं बड़ा कंसिडर हूँ अमीर अब्बास इस बात पर कि जब हम कहते हैं कि हमारा कल्चर एक है, मैं कहता हूँ नहीं, हमारा कल्चर एक नहीं है। हम उनसे अलग जिस बुनियाद पर हुए थे, अगर हम उनके साथ मिक्सअप हो गए तो फिर हमारे अलहदा रहने का जवाब क्या, हम अलहदा क्यों हुए, हम एक ही मुल्क हो जाते। सवाल ये है कि हिंदुस्तान जो है उनका ताजर बड़ा स्मार्ट है। हमारे भी कई ताजर ऐसे हैं जो उनकी पिच पर खेल रहे हैं, जो उनके इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा इसकी लाइन बनाई है। पाकिस्तान से सरमाया वैसे ही बाहर जा रहा है, लोग बांग्लादेश में जाकर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ये वजह क्या है कि हमने अपने मुल्क के हालात ख़राब किए हुए हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको हम ठीक नहीं कर सके, हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है। हमारे मुल्क में एक मीडिया, एक चैनल ये खबर देता है और उस खबर के नतीजे में हमारे मुल्क की पोल्ट्री इंडस्ट्री सारी की सारी तबाह हो जाती है। तो मीडिया का भी एक रोल होता है किस तरीके से एक खबर जो है हमारी इकानमी पर असरअंदाज होती है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। आई विल से यस विद केयर, आई विल से यस विद केयर कि हिंदुस्तान के साथ सारे मामला तय करते वक्त हमें पॉजिटिव सोच के साथ लेकिन एहतियात के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें ओवर एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक और खबर भी नवाज वक्त टुडे में आज शामिल करते चलें जो कि लाहौर से है। लाहौर में फिर दहशतगर्दी की एक वारदात हुई है। बादामी बाग फ्रूट मंडी में 2 बम धमाके हुए हैं, 25 अफराद जख्मी हुए हैं और जिनमें से 5 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पहला धमाका मेन गेट पर हुआ, 60 मिनट बाद रेडी में नस्ब बम जोरदार धमाके से फटा। अफरा तफरी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला का नुसरत रहमान मलिक का IG को टेलीफोन। और आपको बताते चलें कि जो 5 अफराद जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी उनमें से 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। जाए वक़्वा से रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया है। मुल्तान में दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का रद्द अमल है। ये IG की जानिब से बयान आया है। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। गवर्नर का IG को टेलीफोन और परवेज मलिक ने जख्मियों की इयादत की। इसके साथ ही एक और खबर भी है जी जो कि इंतहाई अहम खबर है, आपको बताते चले। कल एक पेशरफ्त आई है सामने, इस्तीफा ना दें मुस्लिम लीग नून की सरदार जुल्फिकार खोसा को मनाने की कोशिश। सरदार जुल्फिकार खोसा जो है उन्होंने इस्तीफा देने का कहा। मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, नाराजगी अनहोनी बात नहीं है, खोसा मुस्ताफी नहीं हो रहे हैं। पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि सरदार जुल्फिकार खोसा ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी जो है अब उनको मनाने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है कि नून लीग की जो इस वक्त जमात है उसको किस हद तक धचका लग सकता है सरदार जुल्फिकार खोसा के इस्तीफा देने से? पहले बम धमाके की बात करें पहले इसके अगर आप इसके मेरे पास और मदिया इसके 2 एस्पेक्ट हैं वेरी ब्रीफली। एक तो इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट है और एक इसका गवर्नेंस से ताल्लुक है। ठीक, अब इस कौम को तैयार रहना पड़ेगा अपनी गवर्नेंस को मज़ीद डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि जिस मुआहदे पर हमने दस्तखत किए हैं वो मुआहदा क्या है। वो 2 पार्टियां तो नहीं है, पार्टी तो एक ही है। वो कहते हैं ना, करना तुसी की करना तो शेर नहीं है। जो उन्होंने करवाना था हमसे करवा लिया है, हमने लिख के दे दिया है, हमें मिला कुछ नहीं है, हमने देने देना है। बेसिकली वी आर ऑन द गिविंग एंड ऑन द अदर हैंड। तो अब उसके जो नताइज होंगे उसका फॉल आउट हमारे मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन भी है। उसका फॉल आउट ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये वारदातें बढ़ेंगी और ये वारदातें बढ़ेंगी तो उसका ताल्लुक आपकी लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस से होगा। हर सूबा और हर फेडरल एजेंसी को अपने मुल्क के अंदर भी एक्टिव होना पड़ेगा और इनकी स्मार्टनेस, इनके पास वो आलात हैं, वो गैजेट्स हैं कि नहीं हैं, इनके पास वो साइंटिफिक जो ट्रेनिंग है कि नहीं है, इस सारे वो सवालों का जवाब इनके पास अब होना चाहिए। अब लोग इनसे पूछें कि आपने ये दर्द हमें दिया है, उसके जवाब भी आप तलाश करें। तो ये तो दोनों चीज़ें हैं कि आपको पता है कि ईद का मौका है, रमज़ान का महीना, हाई अलर्ट हमेशा हमारे यहाँ हर साल होती है। तो इस वाक़े के बाद, नेटो सप्लाई के बाद, तो इनको ओवरली कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, एक चीज़। दूसरी बात जो आपने मुस्लिम लीग के बारे में कही है, जनूबी पंजाब के अंदर जो सरदार लोग हैं, जो फ्यूडल्स हैं, उनके बारे में, उनके मज़ालिम के बारे में, उनकी सप्रेशन के बारे में एक नुक्ता नज़र भी मौजूद है। इनके बच्चों के बारे में भी एक नुक्ता नज़र मौजूद है। जो कुछ वहाँ हुआ है उस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि उस इलाके की पॉलिटिक्स
और ख़ुद इनकी फैमिली की पॉलिटिकल रोल जो उस इलाके में, उसके हवाले से मुस्लिम लीग की कारकुनों, इनकी औलाद और ख़ुद खोसा साहब मुस्लिम लीग की ओवरऑल पॉलिसी के दरमियान इख्तलाफ राय तो होगा। ज़ाहिर है इख्तलाफ राय हर पार्टी के अंदर होता है, डिस्कशन भी होती है, लेकिन लगता है कि मामला कोई बहुत आगे गया है जिसके नतीजे में सरदार साहब को जो इस्तीफा देना पड़ा। असल सूरत हाल क्या है वो मेरे ख्याल में चंद एक दिनों में अगर जावेद हाशमी साहब छोड़ सकते हैं तो सरदार जुल्फिकार खोसा का छोड़ना भी कोई इतनी मायूब बात नहीं लगती। शायद एक बात अगर मैं इसमें कोट करूं कि दोस्त मोहम्मद खोसा साहब का जो एक घरेलू तनाज़ा पिछले दिनों सामने आया था, उस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे खोसा बरादरी को कि मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत है और इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया गया दोस्त मोहम्मद खोसा को इस सारे मामले में, और जिस तरह से मामला अदालतों में गए, FIR दर्ज हुई उनके खिलाफ, ये भी कुछ रंजिश थी उन्हें। लगता है कि इस तरह की ग्रीवेंसेस होगी। जी ऑब्वियसली, मैंने तो इशारतन बात की ना, आपने तो माशाल्लाह स्पेसिफिकली बता दिया। मैं तो पासिंग रिमार्क्स दिए थे ओवरऑल कम्प्रीहेंसिवली कि ये भी एक डोमिनेटिंग फैक्टर, लेकिन ओवरऑल भी मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग की ओवरऑल पार्टी जो है वहाँ पर उस पूरे एरिया के अंदर इनके रोल से मुतमिन भी नहीं है। देखें, लोग देख रहे हैं आकर कि आप किसी पार्टी के झंडे के नीचे अपने इलाके के अंदर, जिसे कहना चाहिए सियासी गुंडागर्दी कर रहे हों, तो वहाँ पर भी एक रिएक्शन होता है। और जब आपसे पूछा जाए कि आप ऐसा ना करें तो आप इसका बुरा मनाएं इसलिए कि आप सरदार हैं, तो मैंने कहा ये पूरे जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स का एक तुर्रा इम्तियाज़ बना हुआ है कि आप वो लदत सूबे की बात करें, वहाँ के लोगों को अंदाज़ा है इस बात का कि यहाँ लाहौर शहर में आते हैं तो उन्हें कोई सलूट नहीं करता, वहाँ जाते हैं तो लोग उनको सजा करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि खोसा साहब अब टेंट ऑफिस से निकलकर सुनामी में बहने जा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, ऐसा मामला नहीं है, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, जो मनाने की कोशिशें की जा रही है, वैसे तो जावेद हाशमी को बहुत मनाने की कोशिशें की गई थी, आपको क्या लगता है कि क्या इस कोशिश में नून लीग कामयाब पीपल्स पार्टी में तो शायद वो कतन शामिल नहीं होंगे उसके बाद, अगर लेकिन सियासत तो उन्हें करनी है आखिरकार, जैसे कि कॉफ लीग के साथ उनके तनाज़ात हैं, पीपल्स पार्टी की ख्याल है कि मुस्लिम लीग खोसा साहब को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकेगी उस पूरे रीजन में, इसलिए कि ऑलरेडी जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग काफ़ी डैमेज हो गई है। शाह कुरैशी साहब भी इनको ज्वाइन नहीं कर सके, हाशमी साहब निकल गए, लगारी वगैरह जो वो PTI में चले गए, तो वहाँ ज़ाहिर है जिस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये शायद अफोर्ड ना कर सके। मेरे ख्याल ये एक भरपूर कोशिश और करेंगे उनको वापस मुस्लिम लीग के फोल्डर में लाने की। चलें ठीक है, देखते हैं अब इस कोशिश में। अगर आपको याद हो जब जावेद हाशमी साहब जिस रात शामिल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और एक रस्सा कशी जारी थी, मुस्लिम लीग नून के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके घर पे मनाने की कोशिशें जारी थी, उसी रात एक खबर आ रही थी कि ख्वाजा साद रफीक भी शामिल हो रहे हैं और उनको पर रोक लिया गया था, तहमीना दौलताना और भी कुछ लोग थे। तो क्या आपको लग रहा है कि अब इनको भी रोक लेगी मुस्लिम लीग नून, कामयाब हो जाएगी, या जावेद हाशमी की तरह ये भी रोकते रह जाएंगे लोग इनको और ये अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे? जावेद हाशमी की हैसियत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम और पूरे मुल्क के अंदर बड़ी थी। खोसा साहब की शख्सियत जो अपने इलाके के अंदर बड़ी पुरजोर है और अपने इलाके के बाहर शायद इतनी बड़ी कौमी शख्सियत नहीं है। दोनों की शख्सियतों में ये बुनियादी फ़र्क है। और साद रफ़ीक और जावेद हाशमी बड़े वोकल मेंबर रहे हैं जो पार्टी के अंदर रहते भी अपनी इंडिपेंडेंस का भी एक दायरा रखते थे, तो उसका इजहार वो करते रहते थे, उनके दरमियान ये कॉमननेस भी पाई जाती थी और इस लिहाज से उनके बरगद के पेड़ के नीचे रहकर भी वो उनके ख्यालात में ये इश्तराक पाया जाता था। इस तरह का मामला जो है वो खोसा साहब का और साद रफ़ीक का या कोई और साद रफ़ीक इनके साथ तो ऐसा नहीं है। इनकी सोच जो असल में अपने इलाके के अंदर अपना वक़ार और इनकी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट होना और उसके साथ मुस्लिम लीग को कॉरस्पॉन्ड करना, ये इनका मसला है कि मुस्लिम लीग उनकी पॉलिसियों को और उनकी ख्वाहिश को कॉरस्पॉन्ड करे उस एरिया में जहाँ पर इन्होंने रहना है, जहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत के मुस्ताफ़ी होने के बाद नून लीग के कुछ और लोग भी इनके पीछे मुस्ताफ़ी होने की उम्मीद की जा रही है, मतलब कुछ खर्चा है इस हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ साहब जब से एक्टिव हुए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये है कि जब वो बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, जब वो निकल पड़ते हैं तो इज़ ए हार्ड कंपेनर। अब उन्होंने सिंध के अंदर जाकर एक पूरी वाइब्रेंसी पैदा कर दी है सिंध के अंदर, और कई शख्सियात हैं, लियाकत जतोई हैं, अरबाब हैं, इन लोगों को बाकायदा उन्होंने जाकर सिंध नेशनल पार्टी और बहुत सारे एक बाकायदा एक वाइब्रेंसी पैदा कर दी है, तो ही इज़ ए कंपेनर, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में रिपेयर डैमेज जो है वो को रिपेयर करने में, उस डैमेज को रिपेयर करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत डाउन टू अर्थ है, ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो रिकन्सिलेशन का उनका एटीट्यूड है। कोई और बंदा इस खेल को ख़राब ना कर दे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने रिकन्सिलेशन की थी मुशर्रफ के साथ, वो तो उन्हें गवारा हुई नहीं है NRO की सूरत में, और वो खुद तो कर लेते हैं रिकन्सिलेशन। एक और खबर की जाने बढ़ते हैं जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए।
ये कहना है कायमा कमेटी का। और जमशेद दस्ती पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन के दरमियान झड़प हुई है। वजारत पेट्रोलियम और डॉक्टर आसिम माफिया बन चुके हैं, ये कहना है जमशेद दस्ती का। जाती हमले ना करें, मुझे भी तकरीर करना आती है, कमेटी सिफारिशात मुरतब करे, डॉक्टर आसिम ये कहना है। और हुकूमत नाकाम हो गई है, ये कहा है बरजीस ताहिर साहब ने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अब ये भी सुनने में आ रहा था कि पहले 15 दिन के बाद तब्दील होती हैं, अब हर हफ्ते के बाद तब्दील होंगी। तो 15 दिन तक तो कुछ जब्त कर लिया जाता था, क्या अब हर हफ्ते आंसू बहेंगे हमारे? इस हवाले से भी अमीर हम डॉक्टर साहब से तबसरा लेंगे, लेकिन पहले लाइव कॉलर्स के लिए हम एक नंबर आपको बताते चलें। आप इस नंबर पे हमें कॉल करके हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं और आज की जो हमारी अहम खबरें इस पर तबसरा भी कर सकते हैं और अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बताती चलूँ, 0423 हमारा कोड है, 6315207 हमारा नंबर है। एक और नंबर भी आपको बताती चलूँ, 0423 हमारा कोड है, 6307611 हमारा दूसरा नंबर है जी। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अमीर ने कहा कि अवाम जो है उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि पहले तो हर 15 दिन बाद कीमतें जो हैं बढ़ाई जाती थी और अब तो हर हफ्ते बाद ये सूरत हाल है। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक जो निज़ाम चल रहा है वो अढ़ा के सब, कोई हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी पॉलिसी होती, कोई हमें डायरेक्शन होती। 4.5 साल गुजर गए, 5वां साल चढ़ा हुआ है, हम क्या करने जा रहे हैं? यानी सब कुछ आपाधापी में जिसे हम कहते हैं करना और उसके अंदर मज़ीद गलतियाँ करना। यानी हमारी एनर्जी पॉलिसी दूसरे के इसमें भी यानी और कुछ ना करें, इस सारे काम में सिर्फ करप्शन को माइनस कर लें। यानी देखें अदायगियाँ जो हैं, पंजाब सूबा जो है वो आप पेमेंट जो कौन कर रहा है एनर्जी के लिए? पंजाब कर रहा है। जो सूबे पेमेंट नहीं कर रहे उनसे रिकवरियाँ, ये मसला, जो बिजली चोरी हो रही है वो। अब आप कराची में देखें, उन्होंने कराची अपने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वालों ने जहाँ पर कुंडे लगते थे उन्होंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग कर दी। एक कॉलर भी आगे डॉक्टर साहब लागत है जी गुजरांवाला से। इलाक साहब, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, कोई राय देना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? लाइन हमारी ड्रॉप हो चुकी है, हम दोबारा लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे लियाकत साहब को। एक और खबर है जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम, उस हवाले से भी बात करते चले। इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल को ज़कात के अरबों रुपए से बैरून मुल्क सरमायाकारी की ख्वाजा आसिफ की जानिब से जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम की भोचाड़ कर दी गई है और रियल एस्टेट के कारोबार में गरीबों की ज़कात और सदक़ात को सट्टे में उड़ा दिया गया। मनासरे का चैलेंज देता हूँ, ये कहा गया है ख्वाजा आसिफ की जानिब से। उनसे डबल शाह का कारोबार ज़्यादा शफाफ है। तहरीक इंसाफ में सट्टे बाज और गाने बजाने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। कल जी ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। डॉक्टर साहब और इमरान खान साहब पे इल्जामात की बौछार कर दी गई। आपको क्या लगता है कि पानी जो है सर से ऊपर नहीं हो गया? इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन हम पहले एक और खबर शामिल कर लेते हैं जो कि म्यांमार के हवाले से है। म्यांमार की फोर्सेस मुसलमानों के कत्लेआम और खवातीन की आबरूरेजी में मुलव्विस है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट सामने आ गई है। फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं और फिर रोहिंग्या मुसलमान जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए उनके खिलाफ तशद्दुद की मुहिम शुरू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं। बर्मा की जो सूरत हाल आपके सामने, बिलाखिर ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी देख देख के आखिर बोली पड़ी है कि बर्मा में जो जुल्म हो रहा है वो वहाँ की फोर्सेस कर रही हैं। असल में जी बर्मा के अंदर जो फोर्सेस हैं, वैसे तो बर्मा के अंदर बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिज़्म के बारे में हम ये सोचते हैं कि ये लोग बड़ी रवादारी के कायल हैं और ये रवादारी जो उसके नतीजे में बुद्ध की अहलिया को जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन ऑल अनफॉर्चुनेट कि इवन चाइना के अंदर भी जो मुसलमानों का जो एरिया है उसके बारे में एक गलत बात की जा सकती है। हम बोलते नहीं इसलिए कि हमारे ताल्लुकात जो मुतासर ना हो। ये बर्मा के अंदर जो उन्होंने इंतहा कर दी है और उसकी वजह यह है कि उनको ये खदशा है कि बर्मा के मुसलमान इस इलाके में जहाँ पर उनकी अक्सरियत है कहीं एक अलग मुल्क का मुतालबा न कर दें। उनके खदशात ये हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इन पर इतना परसिक्यूशन की जाए कि यहाँ से ड्राइव होकर ये यहाँ से ये मुल्क ही छोड़ दें। ये आज का नहीं, ये तीसरा वाक़या है। पहले भी काफ़ी लोग, अगर आप बांग्लादेश में जाएं, बांग्लादेश के कॉक्सस बाज़ार का जो पूरा बीच है, जो दुनिया का सबसे तवील तरीन बीच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर इर्द गिर्द के इलाकों में झुग्गियाँ जितनी भी हैं सब बर्मीज़ मुसलमानों की हैं, जो बेचारे वहाँ से कश्तियों में भाग कर वहाँ आकर छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट बेच कर अपना गुजारा करते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी मुहाजिरीन हैं जो वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं और मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तो ये हुआ है कि हसीना वाजिद की हुकूमत में उनके कोस्ट गार्ड ने उनको गोलियां मार दी, जो आते थे उनको सीधी गोलियां, तो वो बेचारे उनके आगे समंदर पीछे दीवार, वो हिसाब है। तो इन हालात में इन जुल्म की इंतहा यह है कि ये गरीब तरीन लोग हैं,
और ये भी बड़े पीसफुल, मिजाजन बड़े पीसफुल मुसलमान है वहाँ के, उनके साथ जो कुछ जुल्म हुआ है आकर, मैं समझता हूँ कि इस पर हम लोग कहते हैं ना कि एक ईरान मुल्क हुआ करता था जो कहीं आवाज़ बुलंद करता था, उस पर जो जुल्म हो रहे हैं हम खामोश बैठे हैं। और अब मर खप के इतनी अरसे के बाद पहली मरतबा OIC ने कहा कि हम इजलास बुला रहे हैं, तो ये हमारा अपना हाल ये है कि हम अभी मजीद उसमें 1-1.5 महीने का वक्त पड़ा होगा मजीद और तो रह गए मुसलमान बर्मा के। और मुझे तो अमीर अब्बास पाकिस्तान की 20,000 लागते हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही हैं, उन्होंने आज तक इस मसले पर दिल के साथ कोई एक रेजोल्यूशन भी पास नहीं किया। यानी ये एक अजीब तमाशा है कि हमारे यहाँ जो दुनिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, यहाँ की इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो इसमें खामोश रहती हैं, कोई बात ही नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हाई टाइम कि मीडिया इसको इशू बनाया। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने मॉर्निंग शो के अंदर इस इशू को जो है वो टच करने की कोशिश की है। इस पर एक रात प्रोग्राम भी हो सकता है। एक तो ये बात, दूसरी बात आपने इमरान खान के बारे से कही, मैं इस पर एक दो बातें कहना चाहूँगा बड़ी ब्रीफली। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में हमें सियासत का ज़ाब्ता अखलाक बनाना पड़ेगा कि वो इन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक अरसे से लगा रहे थे। मुस्लिम लीग के अंदर बड़े मैच्योर किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, PTI के अंदर यंग लोगों का एक पूरा का पूरा जो ग्रोह शामिल हो रहा है, वो अभी मैच्योर हैं, जज्बाती भी हैं। उनकी अपनी प्रोपेगेंडा टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। अभी मुस्लिम लीगों ने एक डोजियर दिया है और कई डोजियर उनको तैयार है मेरी इतलात के मुताबिक, जो ये काम करना चाहेंगे। लेकिन मैं जो समझता हूँ जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो ये है कि हमें यह तय करना चाहिए, शौकत खानम हॉस्पिटल, पूरी दुनिया इसको गरीबों के लिए एक सहारा समझती है, जहाँ पर कैंसर का तीसरी दुनिया में इलाज होता है, ये इतनी बुरी तरह मुतासर होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो कैजुअलिटी है वो शौकत खानम हॉस्पिटल है, जिसमें किसी का भी रिश्तेदार अजीज जो है इसको वहाँ पर ये रिलीफ मिल सकता है। मैं ये समझता हूँ चाहे इत्तफाक अस्पताल हो, चाहे शरीफ हॉस्पिटल हो, चाहे सुगरा हॉस्पिटल हो, चाहे शौकत खानम हो, मेरे ख्याल में हमें इन इदारों को जो है वो मुतनाज़िर नहीं बनाना चाहिए, इसको मुतनाज़िर नहीं बनाना चाहिए। दुश्मनी के अंदर मुस्लिम लीग नून को इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। जो बात डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब ने की है कि इस किस्म के फलाही इदारे जो सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जानें बचा रहे हैं, कैंसर जैसे मूजी मर्ज जो लोग बिल्कुल बेआसरा है, जिनको पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, वो आते हैं तो शौकत खानम के कुव्वे पर और वहाँ से अपने इलाज की प्यास बुझाते हैं। इनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। म्यांमार के हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की, तो हम इस पर एक खुसूसी प्रोग्राम पहले कर चुके हैं सिर्फ बर्मा के मुसलमानों के इशू के ऊपर, और हम आए रोज़ इस पर बात कर रहे हैं, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। गो के लोगों को शिकवा है कि पाकिस्तानी मीडिया इसको उस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहा। हम आइंदा भी इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये मामला खुश असलूबी से हल नहीं कर लिया जाता। हम शुक्रिया करेंगे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख का, पहली मरतबा आज वो हमारे शो में मौजूद हैं और हम उनको बार बार जहमत भी देते रहेंगे और उनसे तवक्को करते हैं कि वो आइंदा भी हमारे शो में, हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे। न्यूज़ लाउंज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमने एनवाइवक टुडे की जो आज की अहम तरीन खबरें थी उन पे डॉक्टर मुगीसुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज में, उनके साथ तबसरा किया, तजिया किया और बातें की। आपको लाइव नंबर बताते चले, आप हमारे प्रोग्राम पे नंबर्स पे हमें कॉल करके आज हमारे साथ लाइव इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और आज का आधा घंटा आज फिर हमने आपके लिए ही रखा है, क्योंकि रोजाना ही ऐसा होता है कि लाइव कॉल्स जो है उनका तांता बंदा हुआ होता है और लाइव कॉल की आपने बात की है मरिया, तो लाइव कॉल आ भी गई है। हमें गुजरांवाला से लाइव कॉल मिली है, लियाकत साहब की कॉल है, लेकिन वो कॉल लेने से पहले हम एक खबर शामिल कर लेते हैं जो कि इमरान खान के हवाले से है। इमरान ने शौकत खानम अस्पताल को ज़कात के अरबों रुपए से बैरून मुल्क सरमायाकारी की है। कल ख्वाजा आसिफ ने एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका जवाब दिया है इमरान खान साहब ने कि ज़कात का कोई पैसा गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून हमारी पार्टी की मकबूलियत से बौखला गई है, ये कहना है इमरान खान साहब का। और अब शामिल करते हैं लियाकत साहब जो कि गुजरांवाला से। जी लियाकत, क्या कहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं भी इसी वाले से बात करना चाहूंगा। कल जो कॉन्फ्रेंस की है ये नून लीग वालों ने, ये इतने भोंडे इल्जामात और अस्पताल को सियासत में उलझा रहे हैं, जो दुनिया का माना हुआ अदारा है जी। में सब जानते हैं कि एक मेरिट पे वो हर एक को देते हैं, उसमें कोई करप्शन नहीं है। उसके जो अंदर काम करते हैं वो कहते हैं हमारे अजीज भी कोई रिश्तेदार को जानने वाला आ जाए तो मेरिट पे ही काम होता है, दूसरे का नहीं होता। किसी की सिफारिश करें तो नहीं होता। ये अंदर वालों की रिपोर्ट है, मैं कई लोगों को सबूत दे सकता हूँ।
लेकिन ये अब इनको नजर आ रहा है ना, शिकस्त नजर आ रही है कि सामने हरीफ आ गया हमारे सामने एक बड़ा अच्छा जो हमें पूरा मुकाबला दे सकता है। तो ये अब ये पुराने सियासतदान है, इमरान खान नया है, वो इनकी चालों को नहीं जानते। वो खुद भी कहते हैं कि मैं इन जैसी सियासत नहीं जानता, ना मैं कर सकता हूँ। ये जातियात पे भी आएंगे, ये और भी हमले करेंगे, लेकिन ये सियासत में ऐसे नहीं चलता। फिर रमजान में और महीना हो तो फिर भी कोई बात, रमजान में और रोजा भी रखा हुआ है और 3 सीनियर वजीर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, देखने वाले कह रहे हैं बाबा। लियाकत साहब आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने रोजा रखा हुआ था? रोजा रखा हुआ था, नहीं रखा हुआ था, इस हवाले से आप लियाकत साहब यहाँ पे तो हमारे जो माशाल्लाह सियासतदान है वो सर पर कुरान उठाकर बहुत कुछ कह देते हैं। तो सिर्फ रोजे के साथ तो आज न जाने क्या कुछ हो रहा है। तो आपको लगता है कि मतलब रोजा सियासतदानों पर इतना वो होता है कि सियासतदान रोजे के दौरान कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे? छोटी सी बात करूंगा, नबी सल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत की जो औसत उम्र है ना 60-65 के दरमियान है। तो ये सारे अंदाजा लगा लें उसके बीच तो आखिर इन्होंने मरना है, जवाब देना, हम सब ने जाना, तो ये तो इन्हें खेल चुके हैं। तो ये हिसाब लगा लें कि एंड पे हमको इस्तग़फ़ार कर लें। ये महीना भी है तौबा का, माफी मांगने का, अपने गुनाहों पे पछताने का, एक नई जिंदगी अपनाने का। तो ये इसका ही कुछ एहतराम कर लें। जात की याद पे तो हिट ना करें। तो पाकिस्तान की भी बेनामी है और अस्पताल को भी इन्होंने सियासत में उलझा दिया और लोगों के दिलों में भी शकूक को सवाल डाल। अच्छा लियाकत, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी कुछ देर पहले हमारे साथ डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख मौजूद थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि सियासतदानों को आपस में रस्साकशी या गालम गलोच के दौरान इस किस्म के जो फलाही इदारे हैं, चाहे वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो शौकत खानम हो, या चाहे वो कोई और फलाही इदारा हो, उसको नहीं घसीटना चाहिए ताकि जो लोग डोनेट करते हैं उनका एतमाद मुतासर ना हो। क्या आप समझते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सही बात है। इमरान खान इनके अस्पताल में करप्शन हो गई ना तो वो अस्पताल का नाम नहीं लेगा, उसमें कोई अखलाकियात है। ये तो गिरे हुए हैं कि क्या बात करते हैं। हम भी बहुत शुक्रिया लियाकत। गुजरांवाला से लाइव कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनका आपने मौक़िफ़ जाना। उनका ये कहना था कि एक ऐसा अस्पताल जहां पे लोग अपनी डोनेशन देते हैं और गरीबों का वहां पे इलाज किया जाता है, गरीबों को कुछ रिलीफ मिलता है, ऐसे इस तरह की किसी भी जो के वेलफेयर का इदारा चला रहा हो, कोई भी किसी भी किस्म का, उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। हुक्मरानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और आपस की जो रस्साकशी है इसमें खासतौर पर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अमीर, आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि पानी जो सर से ऊपर हो चुका हुआ है और इस वक्त नून लीग की जानिब से इस तरह की अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और तहरीक इंसाफ इल्जामात की बौछार कर देना और खासतौर पे टारगेट करना शौकत खानम को, क्या लगता है आपको? मदिया, न सिर्फ अब बल्कि इससे पहले भी ये चीज़ सामने आती रही है कि जब कभी किसी ऑपोजिशन पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होता है तो जो मुतासरा पार्टी होती है वो उसके ऊपर जवाबी रद्द-ए-अमल का इजहार करती है। और जवाबी रद्द-ए-अमल पर हमारे सामने अगर हम 20 साल सियासत को सामने रखें, खासतौर पर 90 की दिहाई को, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इल्जामात ही रह जाते हैं जो हम एक दूसरे पर लगाते हैं। और बदकिस्मती से कि जब हम इल्जामात लगाते हैं, जब हम हुकूमत में आते हैं, तो हम कभी भी उन इल्जामात को साबित नहीं कर पाते। एक लाइव कॉलर है जी कश्मीर से, नबी बख्श करीम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते। जी नबी बख्श करीम, आज हम बात कर रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इल्जामात की बौछार की गई है तहरीक इंसाफ पर, क्या कहेंगे कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप? मैं नबी बख्श फहीम हूँ, करीम नहीं। जी ठीक, ओके। अच्छा, ये जो नून लीग वाले ये तो करते ही ऐसी सियासत है। इन्होंने तो बेनजीर साहब के खिलाफ भी पता नहीं कहाँ से उसके बचपन की, स्टूडेंट की, शागिर्दी दौर की तस्वीरें ढूंढ के लोगों को बताते थे, ये खानदान ऐसा, ये खानदान ऐसा है। हालांकि वो ऐसा खानदान नहीं था। मोहतरमा शहीद रानी को आप भी जानती है, दुनिया जानती थी। इनका शवा है, ये ऐसे करते रहते हैं। अब तो ये आगे जाएंगे, वो सीताबाई तक जाएंगे, इनके बच्चे सलमान तक जाएंगे। नूर लीग वालों से कोई अच्छी तौका नहीं रखे। ये पता नहीं आसिफ जरदारी साहब थे जो इनके लारे पे लग गए थे, इनको भाई बना दिया था। ये भाई बनाने के काबिल नहीं है जी। अच्छा नबी बख्श, ये जो इल्जामात लगाए गए ख्वाजा आसिफ की जानिब से, कुछ इल्जामात ऐसे हैं जो शौकत खानम के हवाले से सामने आए हैं, कुछ इल्जामात ऐसे हैं जो कि लगाए गए हैं इमरान खान साहब की शख्सियत या उनकी जात के ऊपर। तो आपको लगता है कि शौकत खानम को अगर हम एक दफा एक तरफ रख दें, हम उसको इस मामले में ना लेकर आए, तो इमरान खान साहब के हवाले से आपको लगता है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर वो पूरे उतरते हैं? मैं बजाते खुद थ्योरेटिकली पीटीआई के खिलाफ हूँ, मगर शौकत खानम मेमोरियल जो एक अच्छा इदारा है, जैसे यहाँ पे सिंध में सूत है, इन लोगों उन्होंने टाइम देखे ना, तो रमजान का महीना जुड़ा है जिसमें महीने में उनको क्या मिलते हैं, उनको डैमेज करने के लिए उन्होंने टाइमिंग देखे। टाइमिंग में भी बदनीयती है।
जी बहुत शुक्रिया नबी बख्श साहब ने बहुत खूबसूरत बात उन्होंने ये की। जो कि नाम लेने में मुझसे गलती हो गई, उन्होंने कहा कि मेरा नाम करीम नहीं फ़हीम है। फ़हीम साहब जी कश्मीर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि वो बिजाते खुद पीटीआई के जो है इतने उसके फेवर में नहीं है, लेकिन उनका भी यही कहना था। इस वक्त जितनी भी कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं, और जैसे कि इससे पहले डॉक्टर मुगीसुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे, तो उनका भी यही कहना था कि किसी भी फलाही इदारे को टारगेट नहीं करना चाहिए। आपस की जो इनकी ज़ातियात हैं, ज़ाती जो मफादात हैं, ज़ाती रंजिशें हैं, उनकी बिना पर जो हमारे हुक्मरान हैं, और जो लाइव कॉल्स आ रही हैं उनमें भी लोगों का भी यही जो है यही कहना है। और अमीर वाकई हकीकत है कि अगर कोई फलाही इदारा चला रहा हो तो हमें नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस फलाही इदारे को टारगेट करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की है जो हमारे लास्ट कॉलर थे नबी बख्श साहब के, मैं जाती तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हूँ, शायद वो उनके वोटर नहीं होंगे, उनके मंशूर से इत्तेफाक नहीं करते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शौकत खानम के हक में हूँ। और शायद हम सिर्फ शौकत खानम की बात नहीं कर रहे, काश के ये जज्बा या ये सोच तमाम पाकिस्तानियों में पैदा हो जाए कि हम किसी एक मामले में जब नफरत का इजहार करते हैं तो हम उसका इतलाक दीगर तमाम शोबों पे ना कर दें। इससे मुआशरा जो है वो मदिया इंतशार का शिकार हो जाता है। अगर मुझे किसी से इख्तलाफ है तो मुझे अपना इख्तलाफ सिर्फ उसकी हद तक रखना चाहिए। हम एक और खबर शामिल कर लेते हैं जो वो भी एक सियासी बयान है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि जरदारी टोले के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, मुल्क को मुखलिस क़यादत की जरूरत है, अली बारी सोनों से निजात हासिल करना पूरी कौम के दिल की आवाज बन चुका हुआ है, और इलेक्शन में अवाम लुटेरों के टोले का मुहासबा करेंगे। मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तवानाई बहरान समेत तमाम मसाइल से निजात दिलाएंगे, कारकुन हमारे दस्तो बाजू हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से भी कल एक मैं बयान शामिल करती चलूँ, उनकी जानिब से एक खबर है, इख्तियारात की 3 हिस्सों में तकसीम पर यकीन रखते हैं वो। नौज़ायदा जमहूरियतों में बाज़ इदारे अक्सर हुदूद से तजावुज़ कर जाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी कल ये कमेंट दिए हैं, और ये सब कुछ इर्तिकाई अमल का हिस्सा है। अदलिया और हुकूमत मुहाज़ा राय की बातें बेबुनियाद है, इदारे हदूद में रहे तो तसादुम नहीं होगा। उनकी जानिब से एक दफा फिर से कहा गया। और हमारे साथ लाहौर से जी अली, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शौकत खान मैंने खुद देखा है, गरीब आदमी वहाँ पे जाते हैं और जो इलाज करने वाले डॉक्टर उनको भी नहीं पता कि जो हमारे पास पेशेंट है उसके पैसे पीछे से कौन दे रहा है। ये रियलिटी है। और इन लोगों को ये जो ख्वाजा आसम साहब हैं, ये आसफ साहब हैं, ये तो अपना बुखार नहीं किसी को देते, इन्होंने क्या करना है किसी के लिए। ये जो इत्तेफाक हॉस्पिटल इन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देखे। मैं मुस्लिम लीग की हूँ, मैं लानत भेजता हूँ मुस्लिम लीग से। ये हमारे घरों में यहाँ पे पानी नहीं आता, लाइट। अली साहब, ना सिर्फ आप मुस्लिम लीगी हो गए मुस्लिम लीग के खिलाफ इस तरह की बात करें, बल्कि अभी हमने आज पहले भी खबर शामिल की है कि जुल्फिकार खोसा साहब भी मुस्लिम लीग को छोड़ रहे हैं। तो क्या आप चूंकि खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम लीगी हैं, छोड़ रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप चूंकि खुद मुस्लिम लीगी हैं, तो आपसे सवाल मैं ये करना चाहूंगा मदिया के क्या मुस्लिम लीग के अंदर कोई मंशूर के मामला पैदा हो चुके हुए हैं? क्या मुस्लिम लीग के जो कारकुन है उन्हें अपनी क़यादत से, अपनी जमात के मुस्तकबिल से अदम एतमाद का शिकार हो चुके हैं? क्या इस तरह की चीजें? ये लोग पैसे लेते हैं, टिकट देते हैं, ये लोग पैसे लेते हैं, टिकट देते हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, या आप भी जानते होंगे, आप तो जर्नलिस्ट हैं, कि जिन लोगों का पॉलिटिकल करियर है ही नहीं। अब एक बंदा है यासिन सोल, उस बंदे का पॉलिटिकल करियर है ही कोई नहीं। उस बंदे ने वो क्या कहते हैं वसीका नवीस होता था लिखने वाला, वो बंदा आज पॉलिटिशियन बना हुआ है। उसका बैकग्राउंड क्या है? उस बंदे को उसने पैसे देके टिकट ली हुई। अब ये इनका इत्तेफाक हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे आम आदमी को नवाज शरीफ के बाप ने गालियां देता था जो गरीबों के लिए मुफ्त इलाज करवाने अपने यहाँ। वो भी हॉस्पिटल भी अगर अली साहब वो भी एक फलाही इदारा है, फलाही इदारों को हमें मेरे ख्याल से टारगेट नहीं करना चाहिए। फलाही इदारा देख रहे हैं तो आप जाके शौकत खान में खुद देखें, आपको अंदाजा होगा कि फलाई इदारा। देखिए सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। शौकत खान चूंकि एक बहुत बड़ा इदारा है। अली यहाँ पे बात ये हो रही है जैसे कि इमरान खान साहब ने भी ख्वाजा आसिफ की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में ये कहा है कि अब नून लीग जो है बौखला चुकी है क्योंकि इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है। आपको भी लगता नहीं है कि ऐसी सूरत हाल है? ये भी बता दें कि जिस वक्त गाड़ियों की सहूलियत नहीं हुआ करती थी तो मरीजों को लेने के लिए इत्तेफाक हॉस्पिटल की गाड़ियां खुद आया करती थी, ना सिर्फ इत्तेफाक आती थी। मैं अपनी आंखों से देखा हाल बता रहा हूँ आपको, ये अपनी आंखों से देखा हाल बता रहा हूँ। मियाँ शरीफ मर गया, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। एक गरीब औरत को मैंने उससे गालियां खाते हुए अपनी आंखों से देखा हुआ। तो ये लोग ये ट्रस्ट के नाम पर टैक्स बचाते हैं। ये इनफरादी मुशाहिदात हैं, आपका इनफरादी मुशाहिदा शायद इस किस्म का हुआ होगा, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जितने भी फलाही इदारे हैं किसी का नाम लिए बगैर, जिस तरह सुगरा शफी है, इब्राहिम हक साहब का, और जितने भी है शहजाद राय काम कर रहे हैं फलाही इदारों के हिसाब से वाले से। मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग यहाँ पर फलाह के नाम पे ये टैक्स बचाते हैं।
ये फ्रॉडी हैं सारे, इनके ना इधर पैसा है ना कुछ है, इनकी बहुत शुक्रिया अली जी। अली लाइव कॉलर जी हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद थे और उनका जो मौक़िफ़ आपने जाना। लेकिन इस वक्त चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम आप आवाम के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं स्क्रीन पे, आप लोगों के लिए हम जितनी भी अहम इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं, तबसरे और तजिए शामिल करते हैं और हमारा ये हक बनता है कि हम शाऊर उजागर करें। हमारा आपको ये मैसेज है, काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आम शहरी हैं, तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो फलाही इदारे जो गरीबों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ हमें किसी भी किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए और उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो शौकत खानम हॉस्पिटल है या फिर चाहे वो कोई भी इदारा है। अगर हम इल्जामात की मदिया बात करें तो इल्जामात सिर्फ अभी 2 सियासी जमातों या 3 सियासी जमातों के माबैन नहीं लग रहे हैं, बल्कि मदिया ये इल्जामात अगर हम 90 की दिहाई की बात करें तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा शिकवा है ये मुस्लिम लीग नून से कि एहतसाब ब्यूरो के सैफुर रहमान के जरिए से मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए और खासतौर पर सदर आसिफ अली जरदारी जो खुद को कहते हैं कि मैं टारगेट हुआ मुस्लिम लीग नून का और इसी वजह से वो सारे स्विस केसेस उनके खिलाफ बनाए गए। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के जो 2 अदवारा है 90 की दिहाई में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाए। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो भी जेल में रहे वजीर आजम बनने से पहले। कादिर बख्श हैं एक कॉलर लाइव हमारे साथ मुल्तान से। जी कादिर बख्श साहब आप क्या कहेंगे? और सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये लीग वाले हैं, इनको थोड़ी सी शर्म भी आ जानी चाहिए। तो रूड सा लफ्ज में यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये देखें एक फलाही इदारा है हमारा और उसके साथ ये मतलब इस तरह की बैठकर ये पूरी वो एक डिटेल बता देते हैं जो ऐसा है नहीं मेरा ख्याल में, और इनको पैसे समझ नहीं आता। कादर आप हम फलाही इदारे को एक दफा साइड पर रखें, आप ये बताएं कि क्या वजह है कि सियासत में इस तरह की रविश पैदा होना शुरू हो गई है कि हम कभी जातियात के ऊपर उतर आते हैं, कभी फलाही इदारों के ऊपर उतर आते हैं। क्या हम जाती इनात को हम इन सारे मामलात में ला रहे हैं? आखिर क्या वजह है? मुस्लिम लीग नून ने क्यों ये इल्जाम लगाया होगा, आपको क्या लगता है? एक्चुअली इनका विजन जो है ना ये पॉलिटिकल नहीं है बिल्कुल, ये लोग बस एक जातियात पे आते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो विजन है उनकी तो सब बात करते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कहा जाता है कि वो पंजाब के जितने भी वज़रा आला है पाकिस्तान के इस वक्त 5 वज़रा आला, उन सब में से जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है नून लीग, आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि उनका विजन नहीं है उनके पास पॉलिटिकल? मैं कहता हूँ ये नहीं, इसलिए नहीं है कि देखें ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन तो इनकी ओवरऑल सूबे पे होनी चाहिए, मुल्क पे होनी चाहिए। इनमें कितनी ये छोटे से बाजार लगा लेते हैं, वहाँ सरकारी लोग बिठा देते हैं और उनको कहते हैं नहीं चले नहीं अभी चीजें सस्ती बेचो, रेट तो इनकी कहीं भी नहीं है। ये अच्छा आप चूंकि मुल्तान से कॉल कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन पहले ही NA 151 में से अब्दुल कादिर गिलानी साहब जीते हैं, उनके भाई अली मूसा गिलानी वहां से जीत चुके हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी का तो वहां पे राज है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का विजन है? लोग तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर नहीं है, आप लोग तो मुल्तान के लोगों ने वोट दे रहे हैं, तो आप किस तरह से फिर मुस्लिम लीग नून को ये वोट देने वालों पे देखें, ये हम में से कुछ लोग हैं जो जिनको ये जो है ना खरीद लेते हैं और इस तरह की कहानियां सारी डाल देते हैं, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया कादिर बख्श इस वक्त मुल्तान से हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। मौक़िफ़ ही आपने जाना, उनका भी यही कहना था कि इस वक्त नून लीग जो है उसको खास ख्याल रखना चाहिए इस बात का किस तरह की स्टेटमेंट्स देने से गुरेज करे और अपनी जातियात में आके जो लोगों की फलाह के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं उनको टारगेट ना किया। न सिर्फ नून लीग बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, MQM हो, कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी सियासी जमात को किसी दूसरी सियासी जमात को अगर सियासत की वजह से टारगेट करना है तो यकीनन किया जाना चाहिए, करें, ये उनका हक हासिल है, उनका मंशूर है, उनका मैनिफेस्टो है, लेकिन किसी सियासी जमात के फलाही इदारे को खुदारा टारगेट ना किया जाए, उसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। हुकूमत से तो लोग पहले ही मायूस हो चुके हुए हैं, अगर फलाही इदारे कुछ अवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो काश ऐसा ना हो कि वो फलाही इदारे भी अवाम को रिलीफ देना बंद कर दें। और जो फंड्स देते हैं जो लोग, वो भी मेरे ख्याल से कशमकश का शिकार हो जाएंगे, वो शायद फंड्स देना बंद कर दें और ये इदारे जो हैं ये वो गरीबों को जो रिलीफ देते हैं ये काम ना कर सके। खुदारा हुक्मरानों को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, न्यूज़ लाउंज पे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए।